हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और उस वीडियो में मैं आज आपको अस्थमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली बीमारी है। आज हर घर में लगभग अपन अगर देखें तो 1 से 2 पेशेंट अपन को अस्थमा के मिल जाते हैं। और ये जो आपकी सेकंड सेमेस्टर बी फार्मा की जो पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हों या नर्सिंग के स्टूडेंट्स हों या फिर जो स्टूडेंट्स जी पैट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि ये वीडियो के माध्यम से आप अस्थमा को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आज हम इस वीडियो में अस्थमा क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इटियोलॉजी, इसका मतलब होता है कॉसेस, यानी कारण क्या है अस्थमा का। पैथोजेनेसिस, यानी कैसे होता है अस्थमा, उसके क्या साइन और सिम्टम है, सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे। व्हेन एयरवे फाइट ब्रीथ सफ़र, जब आपका एयरवे लड़ता है तो अपन को सांस लेने में दिक्कत होती है। और आज हम ये चीज़ लेकर के चल रहे हैं कि इस वीडियो में अगर 110 मिलियन व्यू आ जाते हैं तो ये टारगेट आज मेरा पूरा हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अपन को जानना है कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा क्या है? श्वास नलियों की एक दीर्घकालिक सूजन, जिसे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज कहते हैं। क्रोनिक मतलब होता है जो लंबे समय से चले लेकिन धीरे धीरे हो। इन्फ्लामेटरी मतलब क्या कहलाता है? इन, इन मतलब इन्फ्लामेशन, जिसमें आपके स्वेलिंग आती है, आपका फीवर आता है, पेन आता है। तो इसमें जो अपनी क्या है, जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ऑफ द एयरवेज इन विच मैनी सेल एंड सेलुलर एलिमेंट्स प्ले अ रोल। इट इज करेक्टराइज्ड बाय एयरवे। क्या है? आपका जो एयरवे है उस पर अवरोध आ गया है, उसके उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको समझेंगे। इसके क्या कारण हैं, इसके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, अदर्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे धूल की कण हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अस्थमा में आती हैं और हमारी बॉडी को प्रभावित करती हैं। जैसे आज यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो विलेन है वो एक प्रकार का डस्ट है, पॉल्यूशन है, स्मोक है, इन्फेक्शन है, जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया, बहुत ज़्यादा कूलिंग हवा भी, जो लोग एसी में बैठते हैं वो भी सावधान हो सकते हैं। और इन्फेक्शंस की बात भी करें अगर अपन, परागकण जैसे पॉलन हो गए, ये सारे क्या है। और हीरो क्या होता है? ब्रोंकस फाइटर फॉर एवरी ब्रेथ। जो आपका लंग्स का ब्रोंक्यूल होता है वो प्रत्येक सांस के लिए लड़ता रहता है। जैसे आपके कोई भी एलर्जेंस अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तो उससे जो हमारी आईजीई है यानी एंटीबॉडी है वो क्या हो जाती है, उसमें रिस्पॉन्स इकट्ठा होता है। वो ब्रेन सिग्नल देता है कि भैया मास्ट सेल को एक्टिवेट कर दो। जैसे ही आपकी मास्ट सेल एक्टिवेट होती है तो आपके जो लिकोट्राइन, हिस्टामाइन, मतलब मेडिएटर्स हैं, न्यूरो मतलब आपके, वो मास्ट सेल से क्या हो जाते हैं, मेडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं। और जो क्या करते हैं, जो आपका ब्रोंकाई है उसमें सूजन या उसकी नली को क्या कर देते हैं, सकड़ा कर देते हैं। और जब सकड़ा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और जिससे आपके जो एयरवे है उसमें सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, ठीक है ना। और सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है, चेस्ट में आपको टाइटनेस फीलिंग आने लगती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा कहते हैं। अस्थमा में क्या होता है, विजिंग, यानी आपका सीटी जैसी आवाज़ आना, कफ होना, सांस लेने में दिक्कत आना, और छाती में यानी सीने में दर्द होना, ठीक है ना। ड्यू टू स्पान ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, अगर आपकी फूल जाए और सकड़ी हो जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लामेशन में इसमें फिल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपका हिस्टामाइंस क्या करता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है। ल्यूकोट्राइन्स इसमें क्या करता है, वो भी ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है, म्यूकस को बढ़ा देता है और एडिमा सेल को फुला देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है इसमें, ये भी ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जो अब जैसे ही आपका मास्ट सेल एक्टिवेट होती है तो वो कुछ मेडिएटर्स रिलीज करती है जिससे अस्थमा होता है।
अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या बोला, अस्थमा क्या है? भैया जब भी हम डस्ट पार्टिकल के संपर्क में आते हैं बहुत लंबे समय तक, एक आध दो दिन की बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम डस्ट में रहें, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो, गंदगी हो, या बहुत लंबे समय तक हम स्मोकिंग करें। अब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, स्मोकिंग बहुत नुकसानदायक है शरीर के लिए। बहुत लंबे समय तक हम सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है, जो हमारा एयर वे होता है, जो हमारा जिससे हम सांस लेते हैं, वो जो रास्ता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे वैसो कंट्रैक्शन हो जाता है, यानी इसका ब्रोंको कंट्रैक्शन इसको बोलते हैं। उसके कारण मतलब उसमें सूजन आ जाती है, उसकी नली सकड़ी पड़ जाती है, इसके कारण हमारे जो सांस लेने की प्रोसेस है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। और ये एक प्रॉब्लम लंबे समय तक होने के कारण हमें क्या आता है, हमारा जो लंग्स है इसमें विजिंग, डिस्पीनिया और सांस लेने में दिक्कत, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। इस समस्या को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में दमा भी बोलते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं हिंदी में, दमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखने वाले हैं अस्थमा क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में आज सारी जानकारी लेंगे। अस्थमा क्या है, श्वास नलियों की एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी बीमारी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें श्वास नली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, अधिक संवेदनशीलता हो जाती है, हवा का रास्ता क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो क्या बोलेंगे, अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। याद रखना, अस्थमा क्या है, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक। दो प्रकार की हमारी बॉडी में मेन डिसीज याद रखना, या कोई भी समस्या दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो लंबे समय तक चले, या फिर वो बहुत तेजी से आए लेकिन कुछ समय तक हो। ऐसा हमारे जीवन में भी समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं होती हैं जो बहुत छोटी छोटी समस्याएं, जो हमें जिंदगी भर परेशान करती रहती हैं। कुछ समस्याएं होती हैं जो बहुत तेजी से आती हैं लेकिन शॉर्ट समय के लिए आती हैं। तो जो समस्या शॉर्ट समय के लिए आती हैं उसको अपन एक्यूट बोलते हैं, और जो समस्याएं बहुत लंबे समय तक आती हैं लेकिन धीरे धीरे आती रहती हैं, उन समस्याओं को अपन क्रोनिक बोल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये जो प्रॉब्लम है कि इन्फ्लामेशन अगर लंबे समय तक बना रहे, एयरवे में सूजन लंबे समय तक बना रहे, इसके कारण हमको हमारा जो एयरवे है, हमारी लंग्स है, उसका जो ब्रोंक्यूल है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, यानी वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी एक रास्ता हवा का रुक जाता है। लेकिन मैंने शब्द दिया है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल मतलब क्या, अगर एक बार रास्ता रुक गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा से वो खुलेगा, नहीं। हम अगर इनहेलर ले लें तो दोबारा से क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। रिवर्सिबल वो कंडीशंस है जो एक बार होने के बाद अपन दोबारा रिकवर कर जाएं। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम से हम फेस करते हैं, वो फेस करते करते समस्या का एक सबसे अच्छा समाधान होता है, ये सोच लेना कि ये जो बुरा समय है, ये जो समस्या है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये एहसास हो गया ये समस्या एक दिन खत्म हो जाएगी, तो फिर रियल में खत्म हो जाएगी। और जैसे अगर समस्या रियल में खत्म हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। यानी एक कंडीशंस जो जब हम अच्छे थे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आई, हम दोबारा से कैसे हो गए, अच्छे हो गए। रिवर्सिबल मतलब जो चीज दोबारा से वापस लाई जा सके। एक ऐसी चीज है हमारी जिंदगी में जो कभी दोबारा से वापस नहीं आ सकती। आप उसका नेम अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम आपको फोन पे के माध्यम से 10 रुपए का इनाम देंगे, ठीक है। अस्थमा क्या होती है, इसमें देखिए ये जो सेल्स आपको दिख रही है, ये आपकी कौन सी सेल है, नॉर्मल सेल है। और ये आपको दिख रही है, इसमें सूजन दिख रही है चारों तरफ से, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है। अस्थमा के पेशेंट की ब्रोंकियल ट्यूब है। और ये नॉर्मल जो अपन लोग हैं, जैसे मुझे अस्थमा नहीं है तो मेरी जो ब्रोंकियल होगी लगभग ऐसी होगी, और जो अगर अस्थमा का पेशेंट है उसकी जो ब्रोंकाई होगी वो कैसी होगी,
ऐसी होगी। तो दोनों में जैसे मान लीजिए एक लड़की है जिसको अस्थमा है तो वो ये है, और एक लड़का मानवेंद्र जिसको अस्थमा नहीं है वो क्या है, ये है। यानी लंग्स में जो एक साइड की तो जो नॉर्मल ब्रोंकाई है वो ऐसी होती है, जो नॉर्मल होती है, जो एबनॉर्मल होती है वो कैसी होगी, ऐसी होगी। इसमें सूजन मिलेगी, आपके संवेदनशीलता अधिक होगी, आपके हवा का रास्ता रुकेगा, आपकी श्वास नली सिकुड़ेगी, यानी आपकी ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब एक मूवी से समझते हैं, जैसे हीरो क्या है आपका, हेल्थी ब्रोंकस है। अगर आपकी स्वस्थ श्वास नली है तो आप एक हीरो से कम नहीं हो। उसके लिए आप सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अगर बिना खांसे और बिना कोई भी प्रॉब्लम के रुके 49 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हो या उससे ज्यादा रोक सकते हो तो समझो आप हीरो हो, आपका ब्रोंकस कैसा है, हेल्दी है। विलेन कौन होते हैं, जो इस सबको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी जो ब्रोंकाइस है उसमें क्या सूजन लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन कौन है, डस्ट पार्टिकल हैं। आप जो स्मोकिंग करते हैं भैया, आपसे विनम्र निवेदन है कृपया स्मोकिंग मत करें, आपके जीवन को खतरा हो सकता है। मैंने कई वीडियो में स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा हानिकारक साइड इफ़ेक्ट बताए हैं, बहुत ज़्यादा जो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकता है। आप पॉलेंस, कोई भी एलर्जी, धूल है, कुछ भी हो सकती है। गैंगस्टर कौन होते हैं भैया, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन है। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने की संभावना बनेगी तो हमारी बॉडी ब्रेन से परमिशन लेगी, उसे सिग्नल देगी कि भैया कोई ना कोई समस्या बन रही है। ब्रेन भैया अपनी अपमास सेल को एक्टिवेट करेगा और वो आपका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करेंगे, जैसे हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स, ईटीसी, प्रोस्टाग्लैंडिन। इससे क्या होगा, आप ये सब मिल करके क्या करेंगे, आपका इन्फ्लामेशन फैलाएंगे। नॉर्मल एयरवेज समान श्वास नली, समान अवस्था में हवा आसानी से श्वास नली से गुजरती है, लेकिन जब ब्रेन की एंट्री होती है तो फिर समस्या बढ़ती है। याद रखना है इसका कारण क्या क्या है। इसके कारण होता है, पहला होता है इसका आनुवांशिक या जेनेटिक कारण। यदि परिवार में हमें अस्थमा, यदि परिवार में किसी के परदादा को अस्थमा है तो उसके दादा को अस्थमा हो सकता है। अगर दादा को नहीं हुआ तो समझो आपके पिताजी को अस्थमा हो सकता है, और अगर आपके पिताजी को अस्थमा है तो हो सकता है आपके बच्चों को अस्थमा हो जाए। मतलब एक पीढ़ी छोड़िए प्रॉब्लम्स होती है अधिकतर अल्टरनेट। आपके दादाजी को है तो हो सकता है आपको होगा, आपको है तो हो सकता है आपके जो नाती होंगे, आपके जो मतलब ग्रैंड सन होंगे उनको हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जो एलर्जी टेंडेंसी होती है, जिससे क्या होता है, परिवार में अस्थमा है तो जोखिम बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं, पॉल्यूशन है, आपके धूल के कण हैं, सिगरेट का धुआं है, पालतू जानवर। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पालतू जानवर कहते हैं, घर में एक गाय होनी चाहिए ना कि कुत्ता, और आजकल के लोग साले कुत्ते ही हैं जो कुत्ता पालते हैं। ये समझ लेना, जो लोग कुत्ता पालते हैं वो क्या है, कुत्ते हैं। क्योंकि ये जो पालतू जानवर हैं इनसे अस्थमा भी फैलता है और हमारे धर्मशास्त्र भी इनको विरोध करते हैं। अदर कॉजेस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, कोल्ड वेदर, और अगर आप नेसेट्स, एस्प्रिन, नेसेट्स कौन होती हैं, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो ड्रग्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, अपन लोग क्या करते हैं, कभी भी दर्द हुआ आइबुप्रोफेन खा ली, कभी भी दर्द हुआ डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम ले लेते हैं, प्रोपोनेटिक डेरिवेट्स अपन फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। एस्पिरिन है, इन सबका अगर अपन बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, रिस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हो गया, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले को भी, जो एक्सरसाइज करता है जहाँ पे एयर पास होने के लिए एडजस्टर नहीं है, जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको सही से पानी नहीं मिल रहा, और इससे आपकी श्वास नली में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसके कारण लंबे समय तक होने के कारण आप अस्थमा से प्रभावित हो सकते हो। इसलिए ज़्यादा ना ठंडे एनवायरनमेंट में रहना है, ना ज़्यादा एक्सरसाइज भी बहुत अति
नहीं करना है। एक्सरसाइज तो करना है लेकिन अति नहीं करना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति सब जगह हानिकारक ही होती है। अगर ये सब चीजें नहीं मानोगे तो इस डॉली बेबी की तरह आपको भी चेस्ट में दर्द होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमको क्या करना है, ये सारी चीजें जो कि मैंने बताई हैं कि भैया देखो, पारिवारिक हिस्ट्री को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन एनवायरमेंट और फैक्टर और अदर कॉसेस आपके हाथ में है। आप पॉल्यूशन से दूर रह सकते हो, डस्ट के कण से दूर रह सकते हो, सिगरेट छोड़ सकते हो, पालतू जानवरों से दूर रह सकते हो, आप कम एक्सरसाइज करें, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हो, आप ठंडे वातावरण में ज़्यादा देर तक मत रहें, आप बहुत ज़्यादा नेसेट्स यानी जो आपके इन्फ्लामेशन के लिए नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन्स हैं, आइबुप्रोफेन, ठीक है ना, पैरासीटामोल, ठीक है ना, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये सारी जो दवाएं हैं इनका सेवन, मैंने ये नाम इसलिए लिए तो क्योंकि ये नाम आपको पता है, ठीक है ना, और भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। अब हम देखेंगे भैया इसकी पैथोजेनेसिस या रोग जनन क्रिया। पैथोजेनेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, तो आपका आंसर हो चाहिए सर रोग जनन क्रिया, यानी क्या क्या कारण है जिससे आपको अस्थमा हो रहा है। पैथोजेनेसिस मतलब रोग जनन क्रिया, अब उसके क्या क्या कारण है, अगर हम कारण नहीं, कैसे आपकी बॉडी में मतलब अस्थमा होता है। सबसे पहले देखो, आपकी बॉडी में एलर्जन एक्सप्रेस्योर यानी एलर्जन का प्रवेश होता है। एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है। एलर्जन मैंने बता ही दिया, पॉल्यूशन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, उससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडी, ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में आया है, तो हमारी बॉडी में AGE एंटीबॉडी क्या होने लगती है, बनने लगती है। आप इस फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो आपको बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे। आपकी बॉडी में AGE एंटीबॉडी बनने लगती है, और जैसे ही AGE एंटीबॉडी बन जाती है तो उसके कारण आपकी जो मास्ट सेल है जो कि हिस्टामाइन का सिक्रीशन करती है, वो मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है तो हिस्टामाइन का सिक्रीशन होने लगता है, हिस्टामाइन रिलीज होने लगता है, और जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज होता है तो आपकी जो श्वास नली है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसको ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी आपकी ब्रोंक्यूल ट्यूब का सिकुड़ जाना। और जैसे ही आपकी बॉडी में ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होता है, म्यूकस या बलगम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। आपकी बॉडी में म्यूकस और बलगम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे एयरवे में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे क्या आ जाती है, एयरवे में सूजन आ जाती है, और फिर उसके कारण आपकी सांस फूलने लगती है और सीटी जैसी आवाज आने लगती है। अगर ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलती रहे तो ये अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अस्थमा एक क्रोनिक डिसीज है। अगर ये 2 से 4 महीने 6 महीने तक ऐसा होने लगे तो हो सकता है आपको अस्थमा हो जाएगा। पैथोजेनेसिस को अपन अगर एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले देखेंगे कि एलर्जन हमारी बॉडी में क्या वो इंटर करता है, जैसे डस्ट और पॉलन इंटर्स द एयरवे, जिससे क्या होती है, आपके AGE का क्या हो जाता है, AGE क्या है, एक प्रकार की एंटीबॉडी है जो एक्टिव हो जाती है। देखो AGE एंटीबॉडी, इसके कारण आपकी जो मास्ट सेल है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, AGE का फॉर्मेशन होने लगता है और वो मास्ट सेल में आके चिपक जाती है। इससे मास्ट सेल क्या हो जाती है भैया, एक्टिव हो जाती है, और मास्ट सेल क्या करती है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जैसे आपके हिस्टामाइन और ल्यूकोट्राइन उसको रिलीज करने लगती है। इससे क्या निकलने लगते हैं, मास्ट सेल से मेडिएटर्स निकलने लगते हैं। कौन से मेडिएटर्स, वो मेडिएटर्स क्या होते हैं, जो इन्फ्लामेशन करवाते हैं, जैसे
आपका हिस्टामाइन है, आपका ल्यूकोट्राइन है, साइटोकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो कि मैंने लास्ट की पिछली वीडियो में आपको इन्फ्लामेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब ये रिलीज होने लगते हैं तो क्या होने लगता है, श्वास नली की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, श्वास नली की जो मांसपेशियां हैं क्या हो जाती हैं भैया, सिकुड़ जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, सूजन और बलगम हवा का रास्ता बंद कर देते हैं और आपको सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। सबसे जो मेन चेंजेस है अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन यानी श्वास नलियां सिकुड़ जाना। दूसरा चेंजेस क्या होता है जब अस्थमा हो जाता है, तो जो आपकी इम्यून सेल्स हैं उनके कारण आपके ब्रोंकाइल्स में सूजन पैदा हो जाती है। ये देखो ये नॉर्मल है, ये देखो, और ये अस्थमिक एयरवे है। ये कौन सा एयरवे है भैया, अस्थमिक। और ये कौन सा है, ध्यान से देख सकते हो, ये अस्थमिक है ये वाला, और ये कौन सा है भैया, ये नॉर्मल वाला है। ये कौन सा है, नॉर्मल वाला कौन सा है, तो नॉर्मल वाला आपका ये है। और अस्थमिक वाला कौन सा है, तो अस्थमिक वाला आपका ये है। अब अपन देखते हैं कि इससे फाइनल रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले श्वास नली सक्रिय हो जाती है, एयर हवा फंस जाती है, सांस छोड़ने में कठिनाई होती है और सीटी जैसी आवाज आती है। क्या होती है भैया, सीटी जैसी आवाज आती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है भैया। याद रखना, फाइनल रिजल्ट क्या है, श्वास नली सक्रिय हो जाएगी, हवा फंसेगी, हवा निकलेगी नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, इससे विजिंग होगा यानी सीटी जैसी आवाज आएगी और फिर उससे ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाएगी, उसे अपन हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, विजिंग, ब्रीथनेस, कफ। अगर ये सिम्टम है तो आपको अस्थमा है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपके मतलब श्वास नली में सीटी जैसी आवाज तो नहीं आती, क्या आपकी सांस तो नहीं फूलती, क्या आपको ज्यादा दिन तक लेकिन ये लंबे समय तक होना चाहिए, 2-4 दिन का नहीं माना जाएगा, 2-4 दिन को नॉर्मल कंडीशन से बोलेंगे। कहीं आपकी लंबे समय तक कई महीनों से सांस तो नहीं फूल रही, कहीं गले में सीटी जैसी आवाज तो नहीं आ रही, कहीं आपको खांसी तो नहीं आ रही, कहीं आपके छाती में जकड़न तो नहीं है। अगर ये है तो आपको अस्थमा हो सकता है, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं। और क्या आपको अस्थमा है या नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। स्पेशल फीचर क्या होते हैं, सिम्टम वर्स्ट एट नाइट एंड सबसे ज्यादा रात में होंगे या सुबह मॉर्निंग में होंगे, रात में या सुबह के समय। मॉर्निंग में ये लक्षण क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसकी ट्रिक याद रखना है, क्या, वीज मतलब बीजिंग, हाइपर रिएक्टिविटी, एडमा, एक्सेस म्यूकस। ई देखो वीजिंग, WHEEZE, W से विजिंग, S से हाइपर रिएक्टिविटी एयरवे, E से एडिमा, E से एक्सेस म्यूकस, जेड से जीरो एयर फ्लो यानी ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता। फिर जब एक कंडीशन होती है तो भैया ये जो लड़की दिख रही ना, इसकी तरह इनहेलर लेना पड़ेगा, इसकी तरह क्या करना पड़ेगा भैया, इनहेलर लेना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए महत्वपूर्ण कोशिकाएं क्या होती है, जो मास्ट सेल है हिस्टामाइन रिलीज करेगी। जो इन्फ्लामेशन कॉज होता है भैया वो किससे होता है, मास्ट सेल जैसी हिस्टामाइन रिलीज करती है, तो इसिनोफिल आपकी जो है स्नोफिलिया की मसल से इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है। जो आपकी बीटा सेल है, बी सेल है, ये किसका प्रोडक्शन करती है, ये आपके जीपैट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो बच्चे जीपैट्स की और फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी हेल्पर सेल साइटोकाइनिन रिलीज करती है, जो बीटा सेल है वो आईजी का प्रोडक्शन करती है, जो इसिनोफिल्स है ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है, और मास्ट सेल से क्या होता है भैया, तो मास्ट सेल से हिस्टामाइन रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स
जो आपका हिस्टामाइन है ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है। ल्यूकोट्राइन आपका क्या करता है, ब्रोंकाई में सूजन करता है और बलगम को बढ़ाता है, यानी म्यूकस का सिक्रीशन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है भैया, प्रोस्टाग्लैंडिन जब किसी को दर्द होता है तो इन्फ्लामेशन इसी के कारण होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं, जो किसके कारण बढ़ता है, कॉक्स एंजाइम के कारण। बताओ कॉक्स एंजाइम के इनहिबिटर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसको भी आता है 4th सेमेस्टर वाले, फार्माकोलो 5th सेमेस्टर वाले जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बी फार्मा स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर। एंटीजन आईजीई रिसेप्टर सिग्नल फॉर डिग्लूशन, जैसे ही आईजी रिसेप्टर में बढ़ेगा तो आपका हिस्टामाइन का रिलीज होगा। हिस्टामाइन, बीकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज होने से म्यूकस और एडिमा जैसी कंडीशंस आएंगी और ब्रोंको कंट्रक्शन होगा, और ये प्रोसेस लंबे समय तक चलने पर ये अस्थमा में बदल जाएगी। मैंने आपका एक अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन फ्लो चार्ट बनाया है। इलर्जन कौन है आपकी, मास्ट सेल, इलर्जन आएगा, मास्ट सेल एक्टिवेट होगी, हिस्टामाइन रिलीज होगा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, बीजेको डिस्पेंस। अस्थमा क्या है, श्वास नलियों में की एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी बीमारी है, जिसमें हवा का रास्ता क्या हो जाता है, अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं, रिवर्सेबल मतलब अस्थायी रूप से रुक जाता है। आप फार्माकोलॉजी में इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग, चॉइस ऑफ ड्रग, ड्रग क्लासिफिकेशन, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम केवल नॉर्मल देख लेते हैं कि इसमें जो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसको बढ़ाने के, मतलब जो आपकी ब्रोंकाई सिकुड़ गई हैं उसको बढ़ाने के लिए ब्रोंको डायलेटर देते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो ऑक्सीजन देते हैं। कुछ स्टेरॉइड का भी यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, एयरवेल को रीओपन कर देते हैं, श्वास वापस आ सकती है, और दी एंड, और आपका अस्थमा सही हो सकता है। ये भी टेम्परेरी व्यवस्था है। इसका ट्रीटमेंट देखने के लिए आपको फार्माकोलॉजी की मेरी वीडियो देखनी होगी, ठीक है। तो अगर आपको अस्थमा समझ में आ गया है और याद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। जय श्री राम। Thank you for watching. If you found this is helpful, don't forget like, share with your friends and classmates, and subscribe for more valuable content. फार्माकोलॉजी चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी चाहिए, जीपैट्स की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है, कुछ एसएससी जैसे कंपटीशन की तैयारी करना है, तो आप इस लेक्चर्स को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसमें आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, कुछ इजी और फनी ट्रिक्स मिलेंगी। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी हम उपलब्ध करा देंगे, और आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। सब्सक्राइब नाउ, न्यू वायरल एजुकेशन वीडियो एवरी वीक। जय श्री राम, जय हिंद।